जी सीमा जी, कर दीजिए सर आप मुझे। जी। और सभी का समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक सो आज हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स समय से नहीं जुड़ पाए। एक बार जो भी पार्टिसिपेंट मुझे सुन पा रहे हैं, ग्रुप में एक बार फटाफट सर मैसेज डाल दीजिएगा कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो भी साथी मुझे सुन पा रहे हैं, ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा दैट द मीटिंग हैज बीन स्टार्टेड। लास्ट टाइम हमने कहाँ ड्रॉप किया था, मैं वापस जो है वहीं से कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कल किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो हम मीटिंग कंडक्ट नहीं कर पाए थे। तो आज हम वापस वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आप लोगों के साथ एक प्रपोजल राइटिंग शेयर की थी, और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ पर वर्क करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम उसको अब मैनेज करेंगे एक अट्रैक्टिव फॉर्म में। क्योंकि अभी तक हमने क्या किया, वर्ड फाइल के अंदर उसको हमने जो है कॉन्फ़िगर कर दिया केवल, है ना। हमने वर्ड के अंदर उसको सिर्फ टाइप कर दिया, इसके अलावा हम उसमें कुछ नहीं कर पाए, है ना। लेकिन अगर उस प्रपोजल को हम कहीं भेजना चाहें, आई डोंट थिंक सो कि वो इतना अट्रैक्टिव होगा, वो इतना कारगर साबित होगा। मैं एक बार पहले आपके साथ शेयर कर देता हूँ स्क्रीन को। मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही होगी। यस सर, हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर कंफर्म करने के लिए। और अपने आप को सर म्यूट कर लीजिएगा आप। सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। देखिए, हमने आपको बताया था कि हम एक प्रपोजल को 5 सेक्शंस में बांटते हैं। सेक्शन 1 होता है जनरल इंफॉर्मेशन का, सेक्शन बी होता है ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स के लिए, सेक्शन सी होता है हमारे प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए, है ना। सेक्शन डी होता है हमारा बजटिंग के लिए, और सेक्शन ई होता है हमारा प्रोजेक्ट इवेल्युएशंस के लिए, है ना। चेकलिस्ट हमने बता दी थी कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको देने होते हैं साथ साथ, या सॉरी हम जो है इसके टेबल ऑफ कंटेंट हमें देना होता है ना। हमें जो है फ़ॉन्ट स्टाइल जो है हमने डिस्कस किया था कि लिबरी बॉडी और एरियल के अंदर हमें टाइप करना होता है, जिसका फ़ॉन्ट जो है 12 या 14 से अधिक ना हो, है ना। हेडिंग के लिए हम 14 से 16 यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमें जो जो डॉक्यूमेंटेशन अटैच करनी थी वो हमने डिस्कस किया था। फिर मैंने आपके साथ ना एक प्रपोजल शेयर किया था, जैसे ये नहीं, ये ओल्ड एज फॉर होम है। सेकेंड प्रपोजल की मैं बात करता हूँ। 12 एप्लीकेशन प्रपोजल 2023। Proposal writing is 12 nice. यस, स्क्रीन शेयर हो रही है सभी के साथ। जो भी साथी जुड़े हुए हैं मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। वाग एजुकेशन फाउंडेशन अभी नहीं जुड़े हैं। जो भी साथी अवेलेबल है एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही है। यस सर, हो रही है। सर हो रही है। हो रही है सर। जी, धन्यवाद सीमा जी। अपने आप को आप म्यूट कर लीजिएगा सर आप। देखिए, हमने कल एक प्रपोजल लिखा था, जब हम बात कर रहे थे मैंने कुछ पॉइंट्स ऊपर छोड़े हुए थे, जैसे इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा हुआ था मैंने, मिशन स्टेटमेंट को मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ था, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन या अंडर इंप्लीमेंटेशन को मैंने छोड़ा हुआ था। और हम प्रोजेक्ट से स्टार्ट हुए थे, द प्रोजेक्ट से। और उसके बाद हमने जो है बात की थी कि हम एक ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम जो रहता है, ठीक है जी, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे।
कि हम बच्चों में जैसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं, जगह जगह पर जाकर हम बालशालाओं के रूप में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उससे संबंधित ये प्रोजेक्ट था। तो हमने क्या किया था, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था कि हमने इसकी सारी लाइनें बढ़ा दी हैं, इसके बारे में हमने ज़्यादा ज़्यादा लिख दिया है। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर प्रोजेक्ट ऑफिसर के क्या काम है, एनएफई एजुकेटर के क्या काम है, असिस्टेंट के क्या काम है ना, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या क्या हैं, ये हमने लिख दिया था। हमारे एस्टिमेटेड बेनिफिशरीज क्या रहेंगे, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हमारी, मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन क्या रहेगा हमारा प्रोजेक्ट का, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट हमारा क्या रहेगा, और उसके बाद हमने एक बजट तैयार किया था बकायदा। और यहाँ पर आपको याद होगा कुछ रेशियोज कम थी यहाँ पर, जैसे 90,000 था, 30,000 समथिंग था। उसको मैंने अभी, जब मैंने कहा था कि मैं किसी के लिए राइटिंग कर रहा हूँ, तो उनके हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से मैंने इसको जो है बढ़ाया है। तो आई थिंक सो इतना आपको रिमेम्बर हो गया होगा कि हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर चुके थे, इसको हम लिखना सीख चुके थे, और हमने साथ साथ जो है ये जो टेबल चार्ट है उसको भी कंप्लीट कर लिया था। याद है सभी को? यस सर। जी, चलिए जी। अब करना क्या होता है, मान लीजिए हम इसको रेडी कर चुके हैं, लेकिन आई थिंक सो अगर मैं इसे किसी एजेंसी को शेयर करता हूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर सारी डिटेल भर दी है, ठीक है, सब कुछ कंप्लीट कर दिया, लेकिन मैं किसी को, इस एजेंसी को अगर मैं किसी को रेफर करता हूँ इस प्रपोजल के बारे में, आई डोंट थिंक सो कि वो इसको कंसीडर करेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं। अभी मैं पहले जो है, जो कमियां हैं एक बार उनके बारे में बता देता हूँ। हमने यहाँ पर किसी भी प्रकार के डिजाइन का यूज नहीं किया है। जनरली हमने जहां पर हमें चार्ट की जरूरत थी, हमने जो है चार्ट्स और हमने टेबल्स का उपयोग कर लिया, ठीक है जी। और हमने इसको जनरल रूप से लिख दिया, कहीं हमने फोटोग्राफ्स या किसी प्रकार की जो है क्रिएटिविटी का यूज नहीं किया। अब बात करते हैं, मैंने आपको कहा था कि जब मैं इस प्रपोजल को कंप्लीट कर लूंगा, फाइनल कर लूंगा, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि एक बार फाइनलाइज होने के बाद प्रपोजल दिखता कैसा है। चलिए अब बात करते हैं एक फाइनल प्रपोजल की। स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? यस सर, यस जी, सर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब मैंने इसको थोड़ा सा ग्राफिकली सॉलिड किया। अब मैं वन बाय वन पेज डाउन करता जा रहा हूं। मैंने इसके अंदर टेबल कंटेंट दिया, उसके बाद कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, मिशन स्टेटमेंट, देन आफ्टर हमने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेड या अंडर इंप्लीमेंटेशन। ये वो पार्ट है जो अभी तक उसमें लिखा हुआ नहीं था, यहां तक। अब नीचे चलते हैं। द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बारे में मैंने यहां पर दिया हुआ है। रीजन फॉर ऑप्टिंग द नॉन फॉर्मल एजुकेशन, वो एज इट इज। ह्यूमन रिसोर्स की जहां पर बात थी, देखिए हमने यहाँ पर लिखा था ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। मैं आपको शो आउट कर देता हूँ, दोनों स्क्रीन साथ साथ चलाते हैं। यहाँ पर देखिए हमने डायरेक्टली लिखा हुआ था प्रोजेक्ट ऑफिसर, एनएफई एजुकेटर, असिस्टेंट। हमने जस्ट इसमें क्या किया, थोड़ा सा हमने सिंबल्स का यूज किया। एनएफटी एजुकेटर एक टीचर के रूप में है ना, तो हमने उसके सिंबल्स यूज किए। असिस्टेंट को हमने असिस्टेंट के रूप में जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स लिखे। ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो कुछ आइडेंटिकल फोटोग्राफ्स होती है, कई बार क्या होता है कि हमारी संस्था जब ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट में काम कर रही होती है, तो हमारे पास कुछ आइडेंटिकल फोटोग्राफ्स होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो हम ऐसे में कोशिश करते हैं उससे रिलेटेड फोटोग्राफ्स हम गूगल से डाउनलोड करें। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया। हालांकि मैं फिर बता रहा हूं आपको कि अगर आप वहां पर जो है पर्सनल प्रोफाइल यूज करेंगे, इट विल बी मोर अट्रैक्टिव एंड मोर जो है वो वैल्यूएबल भी रहेगा। मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट ऑफिसर की जगह उनका जो भी प्रोजेक्ट ऑफिसर है, मैं उनका अगर यहाँ पर एक सर्कल में उनका फोटो लगाता, उनका नाम, उनकी क्वालिफिकेशन और उनका पद लिखते हुए यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर देता, शायद उसका फर्क बहुत अलग जाता। एनएफई एजुकेटर में मैं यहाँ पर नहीं कर सकता जानबूझकर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग 4 सेंटर खोल रहे हैं। तो 4 सेंटर खोल रहे हैं, दैट मीन्स कि एनएफई एजुकेटर हमारे पास 4 है, मैं चारों की फोटो यहाँ पर नहीं लगा सकता हूँ, ना ही यहाँ पर असिस्टेंट की चारों फोटो दे सकता हूँ। तो हमने यहाँ पर सिंबल्स को यूज किया। लेकिन जहां पर हम ऑथेंटिक काम कर सकते हैं, वहां तक हम कोशिश करें ऑथेंटिक काम करने की। जैसे हमने इनकी फोटोग्राफ्स ली जो ऑलरेडी एजुकेशन देते हैं, किसी की छत पर जो है क्लासेस टाइप से ऑर्गेनाइज करते हैं। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशरीज के लिए हमने जो है एक चार्ट का यूज कर लिया, ठीक है जी। और इसमें कुछ सिंबल्स, सक्सेस के सिंबल्स वगैरह यूज कर लिए। प्रपोज्ड वर्क लाइन, यहाँ पर देखिए हमने जो टॉपिक लिया था वो था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ बेनिफिशरीज के बाद हमारे पास डायरेक्ट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी था। लेकिन जब हम डिजाइनिंग पे काम करते हैं, तो कुछ चीजें हमारे सामने ऑटोमेटिकली आ जाती है उस डिजाइन के हिसाब से।
यहाँ पर हमने प्रपोज वर्क लाइन दिया। फेज 1 में हम मीटिंग करेंगे, 2 में हम सेंसिटाइजेशन करेंगे, 3rd में हम रिक्रूटमेंट करेंगे, 4th में हम ओरिएंटिंग स्टाफ करेंगे, 5th में हम सिलेक्टिंग प्लेस करेंगे। प्लेस सिलेक्ट होने के बाद फर्नीचर परचेज करेंगे, उसके बाद जो हम रेगुलर सप्लाई किट्स की व्यवस्था करेंगे, और देन आफ्टर हम अपने एनएफई सेंटर को चालू कर देंगे। तो हमने 8 फेज में इसको कन्वर्ट कर दिया, और बाकी मैंने वही प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी जो थी वो सेम मैंने ड्राइव की है जो यहाँ पर लिखी हुई है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी के बाद मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। ये हमने कुछ यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल चेंज किया। हमने डायरेक्टली जो हम पैराग्राफ देते थे वो पैराग्राफ ना देकर हमने सिंगल पैराग्राफ यहाँ पर एक दिया, और बिसाइड पैराग्राफ हमने ड्यूरेशन का दे दिया, क्योंकि वो हमारे पास छोटा था, और हमें प्रपोजल या बजट को जो है इस पेज के अंदर ही विद इन द पेज सेट करना था हमें। तो हमने क्या किया यहाँ पर, देखिए पहले बजट की मैं यहाँ पर बात करता हूँ। तो हमने बी सेक्शन के अंदर सारी चीजें कंप्लीट कर दी थी कल आपके सामने, लेकिन यहाँ क्या हुआ, जब हम इसको सेट कर रहे थे तो पेज कम पड़ा, यानी कि नीचे जैसे ही हम असिस्टेंट की सैलरी तक पहुंचे पेज कम पड़ गया। तो हमने क्या किया, फिर सी को एड ऑन किया, रिकरिंग एक्सपेंसेस कंटिन्यूड करते हुए। यहाँ देखिएगा, ये भी रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, कंटिन्यूड ही हैं, और ये भी रिकरिंग एक्सपेंसेस थे हमारे, सैलरी एंड वेजेस भी, ठीक है। लेकिन हमने सिर्फ क्या किया, इसको कंटिन्यूड कर दिया, और फिर एक तीसरी टेबल और प्रोवाइड कर दी, और इसको फिर ए बी और सी करके हमने जो है टोटल कर दिया। तो इस प्रकार से हमने इस चीज को शो आउट कर दिया। देन आफ्टर बात करते हैं फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस की। देखिए, जब हम प्रपोजल लिखते हैं उसका डेमोग्राफिक डाटा और प्रेजेंटेशन दोनों में अंतर होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं, इसके बाद ये देखिए, ये देने के बाद हमारे पास डायरेक्ट टेबल थी, ठीक है, इसके अलावा कोई भी डाटा हमारे पास नहीं था। लेकिन यहाँ हम बात करें तो हमने ये कॉलम बढ़ाया कि फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या क्या है एनजीओ की। रेवेन्यू का मतलब जो आपका इनकम है, और एक्सपेंसेस का मतलब जो आपका एक्सपेंडिचर है। मैं 1 मिनट के लिए माफी चाहूंगा। चलिए जी, हमने यहाँ पर जो चार्ट लिया था उस चार्ट को हमने अभी पैक ऑन कर दिया है, यानी कि हम लास्ट में लेके जाएंगे। हमने फाइनेंशियल प्रोजेक्शन डाली, इसके अंदर ऑडिट के अंदर जो हमारा एनुअल इनकम था और जो एक्सपेंडिचर था, इनकम को हमने रेवेन्यू के अंदर डाला, एक्सपेंसेस को हमने एक्सपेंसेस के अंदर डाला। 20 21 21 22 जैसा संस्था का प्रोफाइल था उसके हिसाब से। अदरवाइज हम हमारा पूरा प्रयास रहता है कि 3 साल का ही एडिट करें। जब संस्था के पास 3 साल का अवेलेबल नहीं है तो जो अवेलेबिलिटी होती है उसके हिसाब से हमने डाला। फाइनेंशियल टारगेट्स हमने सेट किए। इसके फाइनेंशियल टारगेट के अंदर देखिए, क्लाइंट्स से हमारा टारगेट क्या है, सब्सक्रिप्शन टारगेट क्या है, हमारा डिजिटल पार्टनरशिप का टारगेट क्या है। जो देखिए, आपकी संस्था किस किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है उसके हिसाब से फाइनेंशियल टारगेट या फ्यूचर ग्रोथ प्लान जो है आपके एड ऑन किए जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी लागू हो। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स पर हैं तो ये आपके ऊपर लागू। देखिए, फिर हमने वही सेम जो प्रोजेक्ट की हमारी टाइमलाइन वाला जो हमारा कॉलम था वो हमने एज इट इज यहाँ पर ग्राफ के रूप में जो है यहाँ पर मेंशन कर दिया। देन आफ्टर बात करते हैं कॉन्टेक्ट एस इंक्वायरी के लिए हमने इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था उसकी जो मेन फोटो थी ऑफिस की, उसको लगाते हुए इनकी डिटेल्स जो है यहाँ पर हमने इनक्लोज कर दी। तो अब हमने प्रोजेक्ट प्रपोजल को थोड़ा सा ऐसा कर दिया है कि ये एक प्रोफेशनल लुक में आ गया है। देखिएगा, ये चीजें अब जो है प्रोफेशनल लुक में आ गई। हमने क्या क्या चीज एड ऑन की है वो बता देता हूं आपको। सबसे पहला, कवर पेज। इसे कहा जाता है कवर पेज, जहां पर आपकी संस्था का लोगो होता है। प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है आपका हेडलाइन के रूप में लिखा जाता है, या फिर प्रोजेक्ट प्रपोजल का जो टाइटल है उसे आप हेडलाइन के रूप में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट प्रपोजल को हेडलाइन में लिखा है, और साथ में नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर फॉर स्ट्रीट एंड वर्किंग चिल्ड्रन, इसको जो है यहाँ पर मैंने एज ए जो है टैगलाइन इशू यूज कर लिया है। एक फोटोग्राफ हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी उस पर्टिकुलर, जो कि कई बार चीजें जो नाम से ना समझ में आए तो वो एक्टिविटी से समझ में आ जाती हैं, तो हमने एक्टिविटी यहाँ पर प्रेजेंट कर दी। हम किसको जमा करने वाले हैं, एनएस फाउंडेशन को, और किसने रिप्रेजेंट किया, तो वहां पर जो भी प्रोजेक्ट हेड है उसका हमें नाम डालना होता है। ये नहीं कि प्रपोजल मैंने लिखा तो मैं अपना नाम यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। दूसरी मैंने क्या चीज बढ़ाई यहाँ पर, सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये चीज हमारे हाथ में होती है बढ़ाना। और देखिए, प्रपोजल हमारा वहीं से शुरू है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन से ही। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 3, है ना। तो ये चीजें रहती हैं, कुछ बारीकियां होती हैं ये, जिनको सीखना भी बहुत जरूरी है साथ साथ आपके लिए। तो ये सब चीजें हमने अब कैसे की उसके बारे में बात करते हैं। पहले मैं एक बार आप लोगों को चाहूंगा, एक बार अपने आप को आप अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज।
और मुझे बताइए कि जो हमने अभी डिजाइन तैयार किया वो आपको कैसा लगा। क्या हमारा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही रहेगा इसके माध्यम से, या इसमें कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है? जी श्रीमान जी। ठीक है सर। ठीक है सर जी, लग तो रहा एकदम ठीक। जी। मानव सेवा महिला सम्मान समिति कुछ कह रहे थे आप? सर सही है सर। सही है, चलिए बहुत बहुत जी। धन्यवाद जी। अब बात आती है कि सर इसको हम कैसे करें। आई थिंक सो सभी लोग जानना चाहते होंगे कि भाई ये डिजाइनिंग कैसे सोची गई, कैसे बनाई गई, है ना, इसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया गया। आई थिंक सो सबके दिमाग में आ रही होगी ये चीज। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। जी सर। आप लोग भी सीखना चाहते हैं? जी जी सर। जी सर। कंफर्म है सभी का? देखिए, अगर टॉपिक की जरूरत नहीं हो तो हम उसको छोड़ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं टॉपिक की जरूरत है, हमें इससे भी सीखना है, तो हम साथ लेके चले। अगर कहें कि नहीं सर हम अपने हिसाब से इसको जो है मैनेज कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम फिर इस पे समय हमें खराब करने की आवश्यकता है बिल्कुल भी। एक बार आप लोग जो है ना हैंड जी रेज सर करके बताइए मुझे सर, बता जानना चाहते थे। आप लोग मुझे एक बार हैंड रेज करके बता दीजिए कितने लोग चाहते हैं कि हम इसको जो है वापस कंटिन्यू करें। ग्रेट, केवल 2 लोग, 3 संस्थाएं चाहती हैं केवल, 4, यस। मानव सेवा महिला 4 लोग ही चाहते हैं केवल, 5 लोग चाहते हैं केवल, और बाकी के 5 लोग नहीं चाहते हैं। अभी भी सर मेजोरिटी में बजट नहीं है। फ्रीडम फ्रॉम कैंसर फाउंडेशन, सर आपने तो बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ था ऑलरेडी। मुझे नहीं लगता शायद आपको इसे सीखने की आवश्यकता है डिजाइनिंग के टॉपिक को। फ्रीडम फ्रॉम कैंसर फाउंडेशन, जी सर। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जी सर। आपने सर प्रोजेक्ट काफी अच्छी तरीके से डिजाइन किया था। मुझे शायद नहीं लगता कि आपको आवश्यकता होगी। वैष्णवी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, आपको नहीं लगता सर कि हमें अपने प्रपोजल को बेहतरीन तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करने की भी आवश्यकता होती है, वो भी चीज हमें सीखनी चाहिए। जी सर। फिर हैंड रेज नहीं कर रहे हैं सर आप? सर इसमें मुझे करने नहीं आ रहा है सर, मैंने मैसेज में भेजा है आई ऑल्सो सर। ओके, काफी लोगों को हैंड रेज करना नहीं आता है। जी सर, मैंने मैं मैसेज किया किसी भी साथी से निवेदन करना चाहूंगा, एक बार फटाफट बता दिया जाए कि कैसे हैंड रेज किया जाता है उसमें। कोई भी साथी हमें बता सकता है एक बार कि आपके जो फोन है उसके अंदर हैंड रेज का ऑप्शन कहां से आता है? सर थोड़ा सा लाउडली बोलिए सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। बॉटम में जो है रिएक्शन का एक ऑप्शन, रिएक्शन ऑप्शन क्लिक करने के बाद उसका जो शायद सर बाकी कोई लोग सुन पा रहे हो तो कह नहीं सकता, बाकी सर मुझे सुन नहीं दिया उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। हो सकता है मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम हो। हेलो। जी श्रीमान जी। हाँ मैं बोल रहा हूँ सर। जी बताइए। मोर का बटन, मोर का 3 तो डॉट दिख रहा है, वहाँ पे नीचे टच 3 करना है। डॉट होंगी जिस पर मोर लिखा होगा, लिखा हुआ टच करना है। उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा लोअर हैंड और रेज हैंड और लोअर हैंड का, बिल्कुल। हाँ नीचे हाँ 3 डॉट होंगी जहां पर मोर लिखा होगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो वहां से आपको रेज हैंड का ऑप्शन मिल जाता है। चलिए, आई ऑप्शन आ थिंक जाएगा। सो अब सभी लोग समझ गए हैं, और जैसा कि सबकी प्रायोरिटी है कि हमें इस डिजाइनिंग वर्क को भी सीखना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा अपने सभी हैंड लोअर कर लीजिएगा, बेशक कोई दिक्कत नहीं, मुझे आपकी ओपिनियन मिल चुकी है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि हमने इसको किया कैसे। वापस चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। जी, स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है, ग्रेट। हमने इसको किया कैसे? आप लोगों को अभी केसबुक सीरीज 1 और 2 में भी, 1 में भी बताया गया था, हालांकि 2 में हमने बहुत ज्यादा डिस्क्राइब किया हुआ उसको, उस टॉपिक को। मैंने आपको कई बार कहा है कि जो पिछली वीडियोस हैं उनको आप कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि कई बार वो जानकारी वहां शेयर की गई होती है जिसको आप छोड़ चुके होते हैं, और फिर इन चीजों का आप लाभ नहीं ले पाते हैं। हमारे पास एक सबसे बेहतरीन, हमने आपको एक टेम्पलेट, एक जो है फीचर के बारे में बताया था जिसका नाम है कैनवा ऐप। याद है सभी को? यस सर।
याद है सभी को? यस सर। जी। इसके अंदर हमें डायरेक्टली जो सर्च बटन हमें ऊपर दिया गया होता है, इसके ऊपर हमें सर्च कर लेना प्रपोजल, ग्रांट प्रपोजल, व्हाटएवर, जो भी आप चाहें लिखकर यहाँ पर जो है सर्च कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे जिस डिजाइन पे मैंने काम किया हुआ वो डिजाइन शायद आपको यहाँ दिख रहा होगा मेरे कर्सर के पास में। Am I right? मैंने इस डिजाइन के ऊपर काम किया है, बस इसको मैंने मेरी जरूरत के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर लिया। आप चाहें इनमें से कोई भी प्रपोजल डिजाइन आप ले सकते हैं। मैंने वो क्यों लिया, उसका ऑप्शन मैंने क्यों ऑप्ट किया? सबसे पहली चीज देखिए, जब भी हम किसी प्रपोजल पे जाते हैं, यहाँ 2 पेज है केवल, यहाँ 5 पेजों का डिजाइन है केवल, यहाँ 5 पेजों का डिजाइन है केवल, यहाँ पर 11 पेज का डिजाइन था, शायद मैंने इसलिए इसको ऑप्ट किया। यहाँ भी 4 पेजों का प्रपोजल डिजाइन है हमारे पास, और देखते हैं हमारे पास 6, 10। चलिए जी, हम किसी भी प्रपोजल को ले लेते हैं और हम उसको जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। मैंने अभी आपके सामने एक प्रपोजल का जो है टेम्पलेट लिया है, और हम देखिए यहाँ पर हम हर एक चीज को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको मैं अभी यहाँ नहीं लाइव सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं। उसके लिए आपको एक बार जो है अपने पिछले जो वीडियोस हैं हमारे द एनजीओ ग्रुप प्रोफाइल पे आपको जो दिए गए हैं केसबुक सीरीज 2 के वीडियो, वहां आपको जो है देखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर गोल्स दिए हुए हैं, यानी कि जिन्हें हम टाइमलाइंस कहते हैं ना, प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस। इसको आप डिफरेंट डिफरेंट वेज में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जितनी भी आकृतियां दी गई हैं, जो भी इसमें शेड्स वगैरह यूज की गई हैं, इन सभी चीजों का आप अपनी जरूरत के हिसाब से ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। ये सारा फॉर्मेट जो है वो एडिटेबल होता है। तो इसको यहाँ से आप सेट करने के बाद इस पे, और आप इसको जो है शेयर पे क्लिक करके और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने जिस शीट पर काम किया, मैं अब आपके सामने वो शीट शेयर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमने इस शीट पे काम किया, इसी कैनवा के अंदर प्रपोजल भी डिजाइन, हमने इसका लोगो भी डिजाइन किया और इसको जो है राइट अप करना स्टार्ट किया। कंटेंट्स लिखे, इमेजेस देखिए यहाँ पर मैंने अपनी इमेज अपलोड कर रखी हैं, जो जो मैंने यूज की हैं, है ना। ये सारी इमेजेस यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन होता है, अपलोड फाइल का, यहाँ अपलोड्स के ऊपर। जब मुझे लगा मुझे किसी एलिमेंट की जरूरत है, दैट मीन्स यहाँ मैं एलिमेंट पर गया, मुझे ग्राफिक्स की जरूरत है तो मैंने ग्राफिक्स ले लिया, मुझे टेबल्स की जरूरत है मैंने टेबल्स ले लिया, है ना। इस प्रकार से मुझे लगता है कि जिस भी चीज की मुझे आवश्यकता थी वो मैं यहाँ से पिक करता रहा, है ना। ग्राफिक्स चाहिए तो मैं ग्राफिक्स ले सकता हूँ, मुझे किसी प्रकार की अगर फोटोज चाहिए तो मैं फोटोज यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। मुझे अगर यहाँ पर वीडियो लगाना होता, अगर मैं इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहा होता और मुझे वीडियो लगानी होती, तो मैं यहाँ पर वीडियो भी ऐड ऑन कर सकता था, ऑडियो भी हम यूज कर सकते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट जो है फ्रेम्स भी यूज कर सकते हैं, और हम डिफरेंट डिफरेंट जो है चार्ट्स भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। हम जो भी टेम्पलेट यूज करते हैं उस टेम्पलेट के हिसाब से रिजल्ट्स हमारे सामने आ जाते हैं। हमने इस चीज को कॉन्फ़िगर किया, और पहले हमारा जो कंटेंट था, हमने यहाँ से कंटेंट उठाना, कॉपी करना स्टार्ट किया, और यहाँ 1 बाय 1 जो है हमने पेस्टिंग स्टार्ट की। ये पेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद जब हमें पता लगा कि हम पेज नंबर 4 पर हैं, और पेज नंबर 4 पर जो है मिशन स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन है, तब लास्ट में तैयार हुई हमारी टेबल ऑफ कंटेंट। मिशन स्टेटमेंट, है ना, इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, पेज नंबर 4 पर गई। तो जिस हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया, हमें अगर इसकी जरूरत थी टेबल की, तो हमने यहाँ से टेबल उठाई। मैंने आपको बताया था एलिमेंट से जाके हम टेबल उठा सकते हैं, और आप समझ गए होंगे कि मैंने रिसेंटली कौन सी टेबल यूज की है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है रिसेंटली यूज का, तो हम यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट चीजों को हम यूज करते गए। ये बड़ा ही इजी प्रोसेस होता है। जब मुझे लगा कि मुझे फोटोज लगानी है, कोई भी चीज चेंज करनी है, मान लीजिए मुझे यहाँ इसकी जगह ये फोटो लगानी है, मुझे सिर्फ यहाँ से उठाना है और यहाँ रख देना है। मैंने अब गलत कर दिया है, मैं इसको वापस चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ से पिक्चर उठाया और यहाँ छोड़ दिया लाकर, ये एडजस्ट हो गई खुद ब खुद। तो ये बड़ा इजी प्रोसेस होता है। मुझे इस फोटो की जगह अगर ये फोटो यूज करनी है, मैंने यहाँ पर इसे सिर्फ चेंज कर दिया, मैं इसको उठाकर यहाँ कर दूंगा तो उसकी जगह ये वापस चली जाएगी। तो ये बड़ा इजी प्रोसेस हो जाता है जब आप कैनवा के थ्रू जो है अपनी डिजाइनिंग को अट्रैक्टिव बना लेते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, जब भी आप अपना प्रपोजल किसी के पास भेजते हैं,
तो वहां पर आपने अपने प्रपोजल को किस प्रकार से सजाया हुआ है, ये चीज बड़े मायने रखती है, ये चीज बहुत तवज्जो देती है। अब हमने जिस हिसाब से आप लोगों का रिजल्ट देखा, आप लोगों ने हमारे साथ प्रपोजल राइटिंग कोर्स के अंदर आपने अपने प्रपोजल शेयर किए थे। बाकी जिन लोगों के अभी तक प्रपोजल्स नहीं सबमिट हुए थे, उन्होंने आज तक सबमिट किए भी नहीं है, यानी कि होमवर्क के नाम पर हम लोग 0 होते जा रहे हैं। अभी तक 3 से 4 संस्थाओं का होमवर्क सबमिट हुआ है, उनके प्रपोजल सबमिट हुए हैं विद मैप। बाकी लोगों ने अपने प्रपोजल सबमिट नहीं किए हैं। कुछ संस्थागत प्रतिभागियों ने मुझसे पूछा था, कल शायद मुझे मैसेज आया था कि सर हम कल सबमिट कर देंगे, लेकिन आज भी वो नदारद है यहाँ से। तो यकीन मानिए इसमें मेरा कोई लॉस नहीं है, मुझे आप सिखाने की फीस दे चुके हैं, ठीक है जी। मेरी सेहत पे कोई असर नहीं जाएगा, आप नहीं सीखेंगे तो वो आपका नुकसान है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, मुझे आप फीस दे चुके हैं, मेरा कोई लॉस नहीं है। आप अगर नहीं सीखेंगे आपका लॉस है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आगे ऐसी आएंगी जब आप 1 साल के लिए उस कंसल्टेंसी फीचर को यूज करेंगे, तो वहां मुझे सिर्फ एक ही शब्द कहना होगा कि सर आपको मीटिंग में सिखाया गया था, बस। उसके बाद आप कुछ पूछने लायक नहीं बचेंगे, मैं शायद कुछ बताने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी नहीं फिर आपको। तो प्लीज थोड़ा हेलो। सा मेरा आप लोगों से निवेदन है पर्सनली कि आप लोग ना जो सिखाया जाए उसको डेट टू डेट अपडेट करते रहिए प्लीज। कोई कुछ कहना चाह रहा है शायद? सर साइट कौन सी है ये जो आपने अभी खोला था अभी? साइट नहीं है, अभी तो मैंने आपको बताया कि ये कैनवा ऐप है, ओके सर, ओके, थैंक यू। CANVA canva.com। इसे आप अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से आप फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, वहां भी ऑलरेडी बताया गया था। सॉरी, आप अपने फ्लायर्स, A4 डॉक्यूमेंट, अपने प्रपोजल्स, किसी भी प्रकार का डिजाइन, किसी भी प्रकार की आप जो है लोगो क्रिएशन, किसी भी प्रकार के आप जो है प्रेजेंटेशन, आप यहाँ से बड़े आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से कुछ वीडियोस बना के यूज की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम काफी सारी फीचर्स यूज करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर अपनी एक वीडियो क्रिएट की थी, जो एंडिंग वीडियो का जो रहता है हमारा एक वीडियो कि भाई आप थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब द एनजी गुरु चैनल। तो हमने इस प्रकार से, देखिए मैं इसको अगर प्ले करता हूँ तो कुछ इस हिसाब से प्ले होता है, शायद आपने कुछ वीडियोस में लगा हुआ देखा होगा ये। तो हम यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्रिएट कर सकते हैं, बड़ा इजी टू यूज होता है, बहुत ही इजी टू यूज है और बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। आप जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो एक से एक बेहतरीन प्रेजेंटेशंस यहाँ पर अवेलेबल है, जिनका यूज करके आप अपनी संस्था के प्रोफाइल को या आप अपने किसी प्रपोजल, प्रोजेक्ट प्रपोजल को बहुत बेहतरीन तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। क्योंकि ये फीचर्स अगर आप खुद चाहें कि मैं जो है पावर पॉइंट पे जाके खुद बना लूं, आई डोंट थिंक सो कि वो पॉसिबल होगा। मैंने सभी 19 पेज अप्लाई कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर अब ये प्रपोजल रेडी है। मान लीजिए मैंने ये सिर्फ डेमो लिया है अभी यहाँ पर। मैं अगर इसको देखना चाहूँ तो ये कैसा दिखाई देगा, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये डिजाइन हम बना सकते हैं क्या, है इतने बेहतरीन तरीके से। ये देखिए इतने बेहतरीन तरीके से वर्ड्स का आना और फिर उनका गायब हो जाना। ये प्रेजेंटेशन शायद हम अगर मैनुअली अगर स्टार्ट करें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे, तो शायद हम उतना अच्छा इसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, उतना अच्छा हम इसको जो है शो आउट नहीं कर पाएंगे जितना बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी बनी हुई है। हमें सिर्फ करना क्या है, यहाँ पर हमें अपना कंटेंट एडिट कर देना है। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से हर एक चीज रिप्रेजेंट हो रही है। हम चाहें तो इसके अंदर बकायदा हम अपना एक प्रपोजल जो है प्रोजेक्ट प्रपोजल डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, पूरा प्रपोजल लिखा जा सकता है यहाँ पर, और हर एक चीज के अलग अलग फीचर्स हैं। ये देखिए काफी बेहतरीन तरीके से हर एक चीज को डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। और मान लीजिए आपको लगता है उसे बनाते समय आपको इन
इन आइकन्स की कहीं जरूरत और भी है तो यहाँ पर लास्ट में ये आइकन्स भी दिए गए होते हैं। जो जो इन्होंने आइकन्स यूज कर रखे हैं या जिनकी आपको आवश्यकता होती है वो सारे आइकन्स यहाँ मिल जाते हैं आपको। आपको ब्लर करना है या कुछ भी करना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली कमांड्स को यूज करते हैं, रिसोर्स स्पेसिस को आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है आपके लिए, आपको ऑलरेडी बताया गया था, और इसको आप जितना अच्छा यूज करेंगे, जितना ज्यादा आप यूज करेंगे, उतना ही बेहतरीन आपको जो है इसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। हमने काफी टाइम इसको पीछे अप्लाई किया हुआ ऑलरेडी। देखिए हम आपने देखे होंगे मेरे पोस्टर्स वगैरह, तो मैं मोस्टली इस फीचर का ही यूज करता हूँ। पहले आपको याद होगा द पावर ऑफ वॉइस विद एसके के कुछ पोस्टर्स चलते थे, वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कुछ संस्थाओं की रिप्रेजेंटेशन थी, वो हमने यहाँ से तैयार की हुई है। शायद मैंने एक बार आपको एक एनजीओ प्रोफाइल बनाना सिखाया था, उसका जो कंटेंट मैंने टाइप किया था वो लगभग शायद यहीं से किया था। तो मोस्टली ये काफ़ी अच्छा एक एडवेंचर आप इसका मिलेगा आपको अगर आप इसको यूज़ करते हैं, तो काफ़ी बेहतरीन हो जाती है आपकी प्रेजेंटेशन, क्योंकि आप जब भी कहीं जाएंगे आपकी प्रेजेंटेशन ही मायने रखती है। अब देखिए हमने यहाँ पर अपने प्रपोजल को जो है प्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर देखिए मैं प्रोजेक्ट्स पर जाऊंगा तो मुझे वो सारे प्रोजेक्ट मेरे मिल जाएंगे जिस पे मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ या कर रहा था। मैं इस पे ऑलरेडी काम कर रहा था, ये देखिए आपके सामने एज इट इज आ गया है। मैं इसे जहां तक चेंज कर चुका था वहां तक ये मेरा पास जो है सेव हो चुका ऑलरेडी, है ना। आपको शेयर बटन पे क्लिक करना है और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको लिंक के रूप में ले सकते हैं, है ना। तो आप जिसमें चाहें उस फॉर्मेट में आप इसको जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं बकायदा। अब बात करते हैं, कल हमारे सामने क्योंकि ऑफ था, किसी कारणवश मुझे ऑफ रखना पड़ा, तो कल हमारे पास कुछ क्वेरीज आई हुई थी। मैं एक बार चाहूंगा कि मैं एक बार उन क्वेरीज का रुख करूं। उससे पहले मैं एक बार माननीय अध्यक्ष महोदय से को निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर वो प्रेजेंट हैं तो। वाग एजुकेशन फाउंडेशन शायद आज एब्सेंट हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, हाँ यस सर। जी श्रीमान जी। सर कैसा लगा अभी तक का प्रेजेंटेशन, और जो अभी तक हमने एनजीओ को सिखाया, अगर उसमें लाजवाब। कहीं किसी प्रकार की कमी लग रही हो आपको कि शायद नहीं कुछ सर, और हम बेहतर कर, देखिए अभी खत्म नहीं हुई है क्लासेस, अभी प्रपोजल हमारे सामने बहुत सारे हैं, अभी हमें कम से कम 3-4 प्रपोजल और शेयर करने इनके साथ अभी। लेकिन जो अभी तक शेयर किया गया वो कहाँ तक रिजल्ट फुल है या नहीं है, थोड़ा सा आप सजेस्ट कीजिएगा सर प्लीज। नहीं सर, आपके काम में सर किसी तरह की कमी कमोबेश की संभावना तो है नहीं, मगर ये है कि चाहे मैं हूँ या कोई भी और पार्टिसिपेंट, बस हम लोगों में कमी है कि हम लोग सीख नहीं रहे। आपके द्वारा तो अच्छी तरह सिखाया जा रहा है। हम लोग अपने, चाहे मैं हूँ या और हमारे साथी जो है, हम लोग उस भावना से नहीं सीख पा रहे जिस भावना से आप सिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी गलती जरूर हो रही है कि अब कुछ जैसे भाग्योदय वाले हैं, कैंसर वाले हैं, ये भी अच्छा कर रहे हैं, मगर क्या पता नहीं क्यों हम लोगों में सर इतना समझ नहीं है या कैसे। बहुत कोशिश भी कर रहे हैं, मैंने भी कई बार कोशिश करी, मगर सर आपकी तरफ से तो कोई कमी नहीं रही। आपके वीडियोस भी देख रहे हैं दोबारा के वे समझें। अभी जैसे आपने कैनवा में शायद अब ये कैंपेन भी चलवाया था आपने। कैनवा सर मैंने पहले ऑलरेडी सेशन दिया हुआ है, आई थिंक सो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ सर, कैनवा में, और एक वो कौन सा था, एक काइंड मास्टर पे भी दिया था आपने, उसमें सब में वो दिया, मगर सर कहीं हमारी प्रैक्टिस में कमी है, कहीं किसी में कमी है सर। अब एकदम तो सीखने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो वैसे प्रयास कर रहे हैं तो सिर्फ प्रयास में एक दिन सफल तो होंगे, एकदम सफल नहीं होंगे। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे तो आपकी मेहनत जरूर सफल होगी सर। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, हमेशा प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। बस सर, बस कोशिश कर रहे हैं सब हम लोग सब। अब ज्ञान नहीं है तो सर ज्ञान तो अर्जित करने में थोड़ा समय तो लग ही जाता है,
फिर और भी कई काम रहते हैं, जैसे मुझे भी या और सभी साथियों को और भी काम रहते होंगे, तो कई बार नहीं कर पाते, कई बार घर के काम और कामों में। इसलिए सर आपके प्रयास तो सराहनीय हैं, उसमें तो कोई दुविधा वाली बात ही नहीं। और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इतना, आपने तो वैसे भी एक हफ्ता और एक्सटेंड कर दिया है, एक हफ्ता, क्योंकि ये तो पिछले हफ्ते संडे की क्लास खत्म हो गई थी, फिर आपने, अब आपका बड़प्पन है सर, क्या आप सिखाना चाह रहे हो, मगर कमी तो हमारे अंदर है ना सर, हम चाहकर भी नहीं सीख पा रहे पूरा, मगर सर कोशिश जारी है, उम्मीद है जरूर सीखेंगे, जरूर। जो आपने ये मुहिम उठाई है सर, कदम जो उठाया है, जरूर इसमें थोड़ा लेट सफल होंगे मगर सफल जरूर होंगे सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा सभी साथियों से निवेदन यही है कि आप समय समय पर ना अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। आप अपनी प्रैक्टिस को अगर कंटिन्यू रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। सिर्फ हमें आवश्यकता है प्रैक्टिस करने की। एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ होगा, बहुत इजी है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुश्किल हो जरा सा भी। आपको कंटेंट्स दिए गए हैं बकायदा, आपको बताया गया है कि हमें टॉपिक के अंदर क्या क्या लिखना होता है। मैं एक लाइव प्रैक्टिकल आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लाइव प्रैक्टिकल, बिल्कुल लाइव शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। एक प्रपोजल राइटिंग, कैसे एक प्रपोजल लिखा जाता है, मैं बिल्कुल लाइव शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। हम चलते हैं गूगल पर। गूगल के अंदर हमने शायद 28 या 29 तारीख को, नहीं 3 या 4 तारीख को हमने एक प्रपोजल शेयर किया था, सर क्लियर नहीं हो रहा, एनएस फाउंडेशन। स्क्रीन नहीं आ रहा है, स्क्रीन अगर कर स्क्रीन नहीं आ रहा। प्लीज जहां से भी आवाज आ रही है अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। हमने आपके साथ एक प्रपोजल शेयर किया था। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी के साथ मेरी? नहीं हो रही सर, नहीं हो रही, अब हो गई, अब हो गई अब हो रही सर। हमने आपके साथ एक प्रपोजल शेयर किया था एनएस फाउंडेशन, नरोत्तम सेक्सेरिया फाउंडेशन का। इसके अंदर हमें बताया गया था, वीडियो में मैंने बड़े क्लियर रूप से बताया है कि आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होता है, उसको फिल करना होता है, उसके बाद आपका नेम, मेल आईडी, फोन नंबर डालना है आपको, और अपने डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्मेट जो आपने अभी डाउनलोड किया वो। उसके बाद 3 एनेक्सर्स में बताए गए हैं, वो 3 एनेक्सर्स क्या क्या हैं वो सब हमें यहीं मिल जाएंगे। खोल लेते हैं इस एप्लीकेशन को। संस्था का नाम भरना है, कुछ मुश्किल है क्या? जवाब देते क्या, कोई भी एक व्यक्ति जवाब देता रहे मुझे। कोई मुश्किल नहीं है सर। डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, संस्था आपकी कब स्थापित हुई, लिखने में कोई बुराई है, कोई कमी है? कोई कमी नहीं सर। एड्रेस लिख सकते हैं अपना खुद आप। हाँ जी, हाँ जी, जी। वेबसाइट, ईमेल लिख सकते हैं अपना खुद। हाँ जी। संस्था का प्रोफाइल, एनजीओ प्रोफाइल कैसे लिखा जाता है, सिंगल पेज का ऑलरेडी आपको वैसे वहां भी बताया गया था केसबुक सीरीज 1 में। और नहीं तो अबाउट प्रोफाइल हम लिखते हैं ना, अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, प्रीफेस जो बताया था। प्रोफाइल के अंदर हम अपने जो हमारे पास बजट ये है, प्रपोजल है, इसके अंदर हमने एक टॉपिक लिया हुआ है अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। उठाया, कॉपी किया और इसी के अंदर हमने पेस्ट कर दिया। कुछ गलत है क्या? कोई गलत नहीं। मिशंस की बात करते हैं, मिशन एंड विजन। वापस चलते हैं प्रपोजल पर ही। आपके मिशन स्टेटमेंट आपने लिखे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। उठाए, कॉपी किए और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। रजिस्टर्ड एज, आप सोसाइटी हैं, ठीक है, यहाँ पर गए, बताया हुआ है आपको, लेआउट में गए, आप डिजाइन में गए, सॉरी बॉर्डर शेडिंग में गए और इसको ब्लैक कर दिया हमने। अलग आ गया पहचान में कि आपने इसको टिक किया हुआ है। हमारा प्रोजेक्ट किस पे था? हेल्थ पर, है ना। हम कहाँ पर काम करते हैं? हम हेल्थ में भी काम करते हैं, हम एजुकेशन में भी काम कर रहे हैं, हम लाइवलीहुड पे भी काम कर रहे हैं, हम आर्ट एंड कल्चर पे भी काम कर रहे हैं। हम इन 4 पॉइंट पे काम कर रहे हैं। हमने क्या किया? सिर्फ लेआउट डिजाइन्स में गए और इसकी शेडिंग कर दी। चलिए जी, हो गए सर चारों मार्क, एक छूट गया हमारा। अब हमारा प्रोजेक्ट किसके बारे में है? एजुकेशन का प्रोजेक्ट था हमारा, गरीब बच्चों का एजुकेशन देना है ना। इसकी शेडिंग कर दी, हो गया आइडेंटिकल। लेवल ऑफ इंटरवेंशन क्या है आपका? आप लोकली वर्क कर रहे हैं, स्टेट में वर्क कर रहे हैं, नेशनली वर्क कर रहे हैं। संस्था हमारी स्टेट में वर्क कर रही थी, शेडिंग कर दी उठाकर। चलिए जी, कुछ मुश्किल है इसमें? यहाँ पर टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, लोकेशन, फंडिंग एजेंसी का नाम, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, क्वांटम ऑफ द फंड्स, अचीवमेंट्स, ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट डालने थे हमें। हम अपने प्रपोजल पर गए, प्रपोजल पर जाने के बाद हमें क्या मिला? हम हेल्थ कैंप चला रहे हैं साहब। अपने कामों के बारे में आपको पता है ऑलरेडी,
ठीक है। यस सर। फर्क ये है कि हमने यहाँ पर जो टेबल बनाई वो अपने हिसाब से बनाई, ये कॉल फॉर प्रपोजल है, यहाँ उनके हिसाब से मांगी गई है। यहाँ मैं डालूंगा मैं सखी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। चलिए जी, नेम ऑफ द मेरी फंडिंग एजेंसी क्या है, रोमन मैनेजमेंट, आधी दुनिया जानती है आज के समय में। चलिए जी, ठीक है जी। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, ऑन गोइंग है। चलिए जी, चल रहा है अभी। क्वांटम ऑफ द फंड्स क्या है मेरे, वो है मेरे 12 लाख रुपए पर ईयर, सॉरी क्वार्टरली। अचीवमेंट्स क्या हैं, रनिंग द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इन 7 स्टेट्स। मैं 7 स्टेट्स के अंदर अपना प्रोजेक्ट को जो है सक्सेसफुली रन कर रहा हूँ, ये मेरा अचीवमेंट है। ठीक है, मैं चाहूँ यहाँ पर नंबर ऑफ कैलकुलेशन, नंबर ऑफ बेनिफिशियरी डाल सकता हूँ कि हमने वी हैव प्रोवाइडेड 1 लाख प्लस मेंस्ट्रुअल हाइजीन किट। हमने 1 लाख से अधिक महिलाओं को जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन किट प्रोवाइड कर, ये मेरी अचीवमेंट है। ये मेरे ऊपर है, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर मैंने क्या निकाला। ठीक है जी, ये डालना है इसके अंदर। डिटेल्स ऑफ 5 प्रोजेक्ट जो हम खत्म कर चुके हैं। मैं चाहूं अगर मेरा ऑनगोइंग है तो मैंने ऑनगोइंग वाले में डाला। मैं जो खत्म कर चुका हूं, जैसे हम कर चुके थे किसान मित्र, फंडिंग एजेंसी थी हमारी इसकी हमारी फंडिंग एजेंसी थी श्रीपति ट्रेडिंग कंपनी STC। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट था हमारा 2019 से 2021। क्वांटम ऑफ द फंड्स था हमारा 5 लाख। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारा जो है हमने कुछ भी उठाया और लिख दिया, ये आपकी ऑडिट में दिखना चाहिए। ठीक है जी। अचीवमेंट्स, रनिंग किसान कॉल सेंटर, ये हमारी अचीवमेंट है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में डाल दिए। अवार्ड्स, मुझे अवार्ड्स के डालने की जरूरत है। अगर मुझे कोई अवार्ड्स मिले तो मैं यहाँ पर लिस्ट कर दूंगा ब्लॉक वाइज, या मान लीजिए मुझे टेबल की जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ से टेबल लगा लूंगा। डायरेक्टली मुझे लिखना है अपने सोशल इनिशिएटिव की वजह से जो है 22 राज्यों में सम्मानित। चलिए जी, ये हमने यहाँ पर डाल दिया। अब आती है बात प्रोजेक्ट प्रपोजल की। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, हमने एक टॉपिक यहां पर लिया था प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। ये रे, यही है ना, यही सिखाया गया था कि प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कि हमें क्या क्या हम पाना चाह रहे हैं उस प्रोजेक्ट के माध्यम से। हाँ जी सर। ठीक है, हमने उठाया यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, ओवरऑल प्रोजेक्ट में हमने सारी चीजें डाली हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास यही वाला कॉलम आएगा। ये 3 है मेरे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, बच्चों का या बच्चों का जो है ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनको हेल्प करना स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को। ठीक है जी, और बच्चों को जो बेसिक एजुकेशन या इंटीग्रेटेड चाइल्ड को जो है मेन स्ट्रीम एजुकेशन से जोड़ना। ये है मेरे जो इसमें मांगे गए हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ आपको। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वेलफेयर ऑफ द नीडी एंड पुअर चिल्ड्रन, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पुअर सोसाइटी चिल्ड्रन, ठीक है जी।
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनके अंदर शिक्षा की जो महत्वता है उसके बारे में है ना, लोगों को शिक्षा की महत्वता के बारे में बताना है ना। ये आ जाएगा आपका स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द benefits of the education. To encourage हमने street children's to encourage street children towards एजुकेशन। यहाँ पर हम काफी सारी लाइन लिख सकते हैं, है ना, लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के अंदर हम कहाँ जाएंगे? हमारी जो 3 ऑब्जेक्ट हमने स्पेसिफिक, देखिए क्योंकि हम जब प्रपोजल लिखते हैं तो हम स्पेसिफिक की बात करते हैं। ये है हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, उठाया, कॉपी किया, गए यहाँ पर और पेस्ट कर दिया। चलिए जी, ये हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हो गए। बस हमें बाद में, देखिए मैंने बताया बाद में इसको हम इस टाइप से मर्ज कर देंगे कि भाई इसका सबका फॉन्ट एक जैसा हो जाएगा। खैर वो बात का काम है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की भी बात की हुई है। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, उठाया, कॉपी किया और यहाँ पर गए हम पेस्ट कर दिया। लोकेशन की बात की है हमने। चलिए जी, लोकेशन पे चलते हैं। यहाँ हमने बात की है कि हम कहाँ कहाँ पर जो है सेंटर खोलने वाले हैं। देखिए हमने बताया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइन को कॉपी किया और यहाँ उठाकर हमने जो है पेस्ट कर दिया। वहां पर देखिए पूरा प्रपोजल लिखा है हमने, लेकिन यहाँ हमें जरूरत पड़ी है कुछ कुछ चीजें डालने की। ठीक है, जो जरूरत है चीजें हैं हमने वहां डाल दी। रेशनल फॉर दिस इंटरवेंशन, ठीक है जी। इस इंटरवेंशन के लिए रेशनल्स क्या हैं आपके? देखिए इंटरवेंशन क्या था हमने, देखिए यहाँ पर पढ़ा। लेवल ऑफ इंटरवेंशन क्या है हमारा? लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। यानी कि ये जो आपने एरिया ऑप्ट किया, इसके लिए आपके रेशनल क्या हैं? उठाया इसको, अब हमने कॉपी क्या करना है? देखिए हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि एक ज्वाइंट रैपिड असेसमेंट, देखिए डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा 1996-1997 में इस एरिया के अंदर, उड़ीसा के अंदर। लेकिन वो किस प्रकार से फेल हुआ, क्यों हुआ? अब मैंने क्या किया, उठाकर इस पूरे उसको कॉपी करा और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि मैंने इस एरिया को ऑप्ट क्यों किया, हमने इस प्रोजेक्ट को ऑप्ट क्यों किया है, हमने इस एरिया को ऑप्ट क्यों किया। बात एक ही आती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोग्राम या एक्टिविटीज। अब हमारी एक्टिविटीज क्या रहेंगी? चलिए जी, यही रहे एक्टिविटीज जो आपकी इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी है। एक्टिविटीज क्या क्या करेंगे आप? लोगों से मिलेंगे, कम्युनिटी में जाएंगे, लोगों को ऑर्गेनाइज सेंसिटाइज करेंगे कि बच्चों की एजुकेशन कितनी जरूरी है ना। शब्द वही हैं, सिर्फ हमारे सामने घूम कर आते हैं। वी पेस्ट कर दिया। आउटपुट एंड आउटकम्स, इससे हम क्या निकालना चाहते हैं प्रपोजल से, ये प्रोजेक्ट क्या करके देगा हमें। देखिए फिर से बात करते हैं, यहीं चलते हैं वापस। द एम टू प्रोवाइड एन एटमोस्फियर, आ गया वहीं पर, ठीक है जी। आउटपुट्स और आउटकम्स की बात करते हैं तो यहां पर एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज हम यहां पर डायरेक्टली डाल सकते हैं। मैंने यहां पर पहले एक चीज को कॉपी किया है, उठाया, पेस्ट किया। अब सेकंड चीज की ओर चलता हूं। लगभग ये मेरे आउटपुट्स और आउटकम्स हैं, क्योंकि यहां मैंने डिफाइन कर रखा है कि कितनी फैमिलीज को लाभ होगा। चलिए जी, इनोवेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, इनोवेटिवनेस ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इनोवेटिव क्यों है? चलिए चलते हैं वापस, कहां पर? यहीं इसी कॉलम में, रीजन फॉर ओपनिंग। हालांकि स्कूल हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन हमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? यहाँ पर रीजन ऑफ ओपनिंग ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। और हमने से टॉपिक क्या पूछा गया हमसे? इनोवेटिवनेस ऑफ द प्रोजेक्ट।
प्रोजेक्ट को आप इनोवेटिव कैसे बनाते हैं, है ना, आपका प्रोजेक्ट इनोवेटिव कैसे रहेगा। हमें सिर्फ वही चीजें, उनको सिर्फ यहाँ पर हम शब्द बदल देंगे। इनोवेटिवनेस ऑफ द प्रोजेक्ट क्या रहेगी हमारी, वीकर सेक्शंस इनोवेटिव क्यों रहा, क्योंकि जो बच्चे डायरेक्टली स्कूल नहीं जा सकते, असम में हैं, समय की कमी है, भीख मांग रहे हैं, गली में कूड़ा चुगने जाते हैं, उनके लिए एक टाइम की बाउंडेशन खत्म हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि हम उनकी जरूरत के हिसाब से ही तो सेंटर ऑप्ट कर रहे हैं, उनकी जरूरत के हिसाब से तो हम टाइम ऑप्ट कर रहे हैं। वहां की लोकल कम्युनिटी, लोकल लीडर से हमने क्यों बात करी, जिससे हमें पता लग जाए लोग किस समय स्कूल जाते हैं, किस समय भीख मांगने जाते हैं, शाम को ऐसा कौन सा समय रहता है, दिन का ऐसा कौन सा समय होता है जब वो सबके सब यहाँ अवेलेबल होते हैं, है ना। वीकर सेक्शंस will be directly benefited through the अब कहते हैं लचीलापन, है ना, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, चलते हैं इंग्लिश टू हिंदी। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, through the flexibility of the project इनोवेटिव क्यों रहा आपका प्रोजेक्ट, through the project we will be able to identify हम बच्चों की जो एक्स्ट्रा करिकुलर जो उनके अंदर हम क्या कहते हैं, बच्चों के अंदर क्या होती हैं योग्यताएं, है ना, अद्वितीय जो योग्यताएं होती हैं, हम उनको भी एबल हो जाएंगे पहचानने से, क्योंकि हम जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन कर रहे हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ पर सेकंड पीरियड, फर्स्ट पीरियड, थर्ड पीरियड लगता है और छुट्टी हो जाती है, नहीं, जरूरी नहीं कि हमारा टीचर आज पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। स्कूल के अंदर बाउंडेशंस होती हैं, बाउंडेशंस नहीं है। हमने क्या क्या एक दिन खेल का रख लिया, हमें बच्चों की जो एक्स्ट्रा करिकुलर उनके अंदर जो क्वालिटीज हैं, ठीक है, वो हमारे पास रिफाइन होकर आ रही हैं, है ना। ये हमारे इनोवेटिव, हमारे प्रोजेक्ट को इनोवेटिव बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट डाल सकता हूँ कि हम यहाँ से कलाकारों को भी निकालेंगे, हम उनकी कलाओं को भी जो है प्रमोट करेंगे, है ना, बच्चों के टैलेंट को प्रमोट करेंगे, है ना। साथ साथ इनोवेटिव इसलिए भी है क्योंकि हम यहाँ पर बच्चों के साथ साथ बूढ़ों को भी शिक्षा के बारे में, शिक्षा की उपयोगिता के बारे में बताएंगे, और जरूरत पड़ने पर प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक क्लास हम साथ में डाल सकते हैं, इसलिए इनोवेटिव है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसको आपको सिर्फ हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल, सस्टेनेबिलिटी कैसे शो आउट करनी है आपको, ठीक है। देखिए, टू द पीपल, फ्रॉम द पीपल, बाय द पीपल, है ना। हमने इस प्रोजेक्ट को कैसे स्टेब्लिश किया था, हमने लोगों से उनका एरिया पूछा, उन्हीं लोगों में से जो पढ़े लिखे हैं उनको टीचर्स के रूप में अपॉइंट किया है। तो हमारा जो भी प्रोसीजर था, हमें सिर्फ उस प्रोसीजर को यहाँ डिफाइन कर देना है। फ्लेक्सिबल क्यों रहेगा, क्योंकि जब लोगों को उनकी जरूरत समझ में आ जाएगी और वो सिखाने वाले जब लोग उन्हीं के बीच में से हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट रुक ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हम फ्लेक्सिबिलिटी उसकी दर्शा देंगे। अगर कोई रिस्क है तो वहां यहाँ पर बता देंगे हम कि भाई इस प्रोजेक्ट के अंदर ये रिस्क हो सकता है। चेकलिस्ट ऑलरेडी बताई गई है कि भाई आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट क्या है इस प्रोजेक्ट की, वो हमने देखिए यहाँ पर जैसे अपने प्रोजेक्ट में हमने बताया हुआ ऑलरेडी। ये देखिए एजेंसीज ऑन कंट्रीब्यूशन दिखाया हुआ हमने। तो यही सब चीजें आपको यहाँ डालनी है, नया कुछ भी नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लान फॉर रिप्लिकेशन ऑफ स्केलिंग अप ऑफ द प्रोजेक्ट, आपने जो प्रोजेक्ट लिखा है उसके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। ऑलरेडी हमने जब प्रपोजल लिखा तो उसके अंदर हमने सारी चीजों का ध्यान रखा है। लॉन्ग टर्म प्लान्स भी है उसके अंदर, स्केलिंग अप भी है उसके अंदर, ठीक है। स्केलिंग अप क्या है, अब पूछते स्केलिंग अप क्या है, भाई हमने जो प्रपोजल दिया किसके लिए दिया है, हम 4 से 5 सेंटर खोलने जा रहे हैं। स्केलिंग अप है, आप 11 लाख की जगह 22 लाख प्रोवाइड कर दीजिए, 8 सेंटर खुल जाएंगे, है ना। स्केलिंग अप यही तो होता है, काम को बढ़ाना। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट खत्म हो जाएगा तो जो बच्चे हमसे पढ़ के निकले हैं उन्हीं को हम इस काम में एंगेज कर देंगे। मान लीजिए जो बड़े बच्चे हमसे हेल्प ले रहे हैं, ट्यूशन के रूप में हमसे पढ़ रहे थे आकर, उनकी हम हेल्प ले लेंगे। तो हम इस चीज को फ्लेक्सिबिलिटी में भी जोड़ सकते हैं और साथ साथ हम इसको स्केलिंग अप में भी जोड़ सकते हैं।
इंटरनल सिस्टम और अप्रेजल एंड मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग का हमने सिस्टम ऑलरेडी बताया हुआ था। ये बता रहा है कि भाई आपके प्रपोजल में सारी चीजें होनी चाहिए, है ना। बजट होना चाहिए इसके अंदर सेपरेट हैंड प्रोग्राम के लिए और ह्यूमन रिसोर्स का अलग हो, तो वो ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। हमारा जो बजट हमने दिया था, ठीक है, इस बजट के अंदर हमने देखिए सैलरीज वगैरह अलग जोड़ी हुई हैं, जनरल खर्चे हमने अलग जोड़े, तो वो सारी इंडिकेशंस बता रहा है कि आपके प्रपोजल में ये चीजें होनी चाहिए। और एनेक्चर के अंदर क्या मांगा गया है, एक स्कैन कॉपी देनी है हमें किसकी, एटीजी की, एक स्कैन कॉपी देनी है हमें पैन कार्ड की, एक स्कैन कॉपी देनी है हमें 12A की। बस ये 3 चीज मांगी गई हैं। कहाँ गए हम, वापस साइट पर भरा, यहाँ पर नाम, यहाँ पर ईमेल आईडी, यहाँ पर फोन नंबर उठाया, और मेरा प्रपोजल जो मैंने बनाया था उसे उठाकर यहाँ पर जो है मैंने टैग कर दिया। पहले में क्या है, एप्लीकेशन, मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन को ऑप्ट कर दिया, है ना, हमने ऑलरेडी बना रखी थी, लिख रखा है जिसके बारे में। दूसरे पर क्या था, एटीजी, कहाँ करना है हमें, एनेक्चर 1 एटीजी। एनेक्चर 2 क्या मांगा गया हमसे, स्कैन कॉपी ऑफ पेन। चलिए जी, यहाँ गए हम वापस, यहाँ पर पेन की स्कैन कॉपी लगा दी, और यहाँ पर हमने लगा दी 12A की फोटोकॉपी जो हमसे यहाँ मांगी गई है। ये लास्ट वाला है 12A, तो यहाँ पर 12A लगाया और सबमिट कर दिया। कितना इजी प्रोसेस हो जाता है ग्रांट एप्लीकेशन का, सिर्फ और सिर्फ एक कारण से, क्योंकि आपने प्रपोजल राइटिंग सीख ली है। इसके अलावा कुछ नहीं बचा उसके अंदर। जो भी कुछ था यहीं था, यहीं से शुरू था, यहीं आके खत्म हुआ है। अगर हम मन लगाकर मेहनत थोड़ी सी हम कर लें तो कोई भी चीज इतनी मुश्किल नहीं है। आज एक एक ग्रांट प्रपोजल के लिए आप यकीन मानिए कंसल्टेंट 5 से 10,000 रुपए मामूली रूप से ले लेते हैं। अगर आपने जनरल प्रपोजल राइटिंग भी यहां से सीख ली, मैं नहीं कह रहा आप प्रोफेशनल बन जाइए, मैं नहीं कह रहा कि आप कंसल्टेंट की तरह दूसरों के प्रपोजल लिखना शुरू कर दीजिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपने प्रपोजल खुद लिखना अगर सीख गए, अगर आपने साल भर में 100 प्रपोजल भी अप्लाई कर दिए, तो यकीन मानिए 10,000 रुपए के हिसाब से आपका कितना सेविंग हुआ है ये आप खुद जान सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आप 100 जगह अप्लाई कर गए तो एक जगह बात बनी जाएगी, यानी कि आपकी संस्था कभी खाली नहीं बैठी होगी। कभी आप ये नहीं कहेंगे मेरी संस्था कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला आज तक। हर साल आपके पास एक प्रोजेक्ट होगा, बशर्ते आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। जो आपको सिखाया जा रहा है उस पर होमवर्क कर लीजिए। ये मत सोचिए आज टॉपिक था, आज तो सर ने पिछले प्रपोजल के बारे में बता दिया, उसको कैसे डेमोग्राफिक करते हैं वो बताया था, आज कोई होमवर्क नहीं दिया। नहीं सर, होमवर्क बहुत पहले दिया जा चुका है। मैंने आपको 2 एनेक्चर्स दिए हुए हैं, उन दोनों एनेक्चर्स में अपने प्रपोजल को लिखना सीखिए। और तीसरा एनेक्चर मैंने आज आपको दे दिया है, फिर से कह रहा हूं, एक एनेक्चर मैंने आज फिर आपको दिया है, किसके रूप में, नरोत्तम सेक्सरिया फाउंडेशन की एप्लीकेशन फॉर्मेट के रूप में। आज आपको करना क्या है, आज आप सभी को ये प्रपोजल खुद भरना है। आज आप क्या करेंगे, ये प्रपोजल अपना खुद बनाएंगे। कहां पर जाना है आपको, आप जाएंगे नरोत्तम सेक्सरिया फाउंडेशन पर, यानी कि आप गूगल पर टाइप करेंगे NS फाउंडेशन और आपके सामने नरोत्तम सेक्सरिया फाउंडेशन आ जाएगा। यहाँ पर आपको आना है ग्रांट्स पर। ग्रांट्स पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, इसे डाउनलोड कीजिएगा और इसके हिसाब से अपना ग्रांट प्रपोजल आपको एक नया फिर से लिखना है। क्लियर है सभी को? सर स्क्रीन नहीं आ रहा है। क्या सर? स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन चली गई क्या सर? हाँ आ रही है सर स्क्रीन आपके सामने? हाँ, अभी आ गया, अभी आ गया। सर सुनते भी रहेंगे तब भी वही बात है, आपको गूगल पर जाना है, NS फाउंडेशन लिखना है। NS फाउंडेशन लिखने के बाद इस प्रकार से ये गूगल सर्च आपको बताएगा। यहाँ पर आपको ग्रांट्स पर क्लिक कर देना, नहीं अगर कर सकते हो सिर्फ नरोत्तम सेक्सरिया फाउंडेशन पे आ जाइए, nsfoundation.co.in पर लॉगिन कर लीजिएगा। ग्रांट्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आप जाएंगे, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। कल आपको अपना ये पूरा प्रपोजल खुद लिखकर लेकर आना है, और कल जैसे ही मीटिंग का लिंक शेयर किया जाएगा ग्रुप के अंदर, आपका ये प्रपोजल पूरा लिखा हुआ आप ग्रुप में डाल दीजिएगा PDF के रूप में। किसके रूप में? PDF के रूप में, वर्ड फाइल नहीं। मुझे आप जब ग्रुप में भेजेंगे तो PDF में भेज दीजिएगा। हालांकि आपका इस सबमिट वर्ड फाइल में होगा, लेकिन आप PDF में सेव करके इसको फिर भेजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? कल सभी संस्थाएं अपना ये प्रपोजल जरूर भरेंगी, और भरने के साथ साथ कल जैसे ही हमसे टैली हो जाएगा, टैली होने के बाद नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, 3 चीज डालनी है और ये सारे अटैच कर देने हैं। ये जो एप्लीकेशन जो आपने बनाई थी ये, उसके बाद ATG, उसके बाद पैन, उसके बाद 12A और सबमिट। एक एक ग्रांट प्रपोजल कल की डेट में सबमिट हो जाना चाहिए सभी का। कल की डेट में ग्रांट प्रपोजल सबका सबमिट होना चाहिए।
हमारे पास FCRA है नहीं है, इस बात को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें कहीं हमसे पूछा नहीं गया FCRA के बारे में, है ना। हमें सिर्फ कल इस प्रपोजल को लिख के लेके आना है। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और अपना प्रपोजल उस पर लिख के लेके आना है। कौन सा प्रपोजल लिखेंगे, यहाँ पर आप पहले चेक कर लीजिएगा कि ये जो नरोत्तम सिक्सेरिया फाउंडेशन है ये किस किस फील्ड को जो है ग्रांट प्रोवाइड करती है। इस चीज के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, पूरी साइट को विजिट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? हेलो। यस सर, यस। जी हेलो। जी श्रीमान जी बताइए। हाँ सर, हम लोग जैसे हेल्थ में काम कर रहे हैं तो हेल्थ का लिखेंगे ना? हाँ हाँ, आप हेल्थ में काम करते हैं, हेल्थ का लिखिए। जी सर, ठीक है जी, और कोई साथी का कोई प्रश्न? जैसे सर 12 ATG मेरे पास नहीं है। सर अभी उससे तो- मतलब नहीं है, अभी हम क्या सीख रहे हैं, प्रपोजल राइटिंग। जी सर, जी सर। सबमिट मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ लिख के तो लाएंगे ना। हाँ हाँ। होमवर्क करना है। जी जिसका सर, जी। जिसके पास है 12 ATG, जिसका लाइबिलिटी मैच हो रही है, वो अपना सबमिट कर लेगा, उसकी इच्छा के ऊपर है। मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा हूँ कि सबको सबमिट करना है, मैं तो सिर्फ ये कहा है कि साइट पर जाना है, ठीक है, डाटा लेना है, वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको पूरा फिल करना है, अपना प्रपोजल खुद लिखना है आपको। जी सर, जी। कल सबका चेक होगा एक बार फिर से, और कल जो भी प्रपोजल नहीं लिखकर लाएगा कोई बहाना नहीं चलेगा। 13 के 13 पार्टिसिपेंट्स में से एक पार्टिसिपेंट हमारे साथ आज गेस्ट के रूप में जुड़े हुए हैं। 12 के 12 पार्टिसिपेंट्स का स्क्रीनशॉट है मेरे पास, ठीक है जी। जो होमवर्क कल का कल नहीं करके लाएगा, अगले उसे उसी तत्काल ग्रुप में से मैं निकाल दूंगा, बिल्कुल निकाल दूंगा ग्रुप में से। अगली मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे आप। होमवर्क नहीं करोगे तो मेरे पास सर कोई जरूरत नहीं है, फिर आप अपना टाइम पास क्यों कर रहे हैं, क्यों जी समय सर, खराब जी। कर रहे हैं अपना। करेंगे करेंगे। सभी लोगों को होमवर्क कंप्लीट करके लाना अनिवार्य है। कल आप अपने गूगल पे सर्च करेंगे nsfoundation.co.in। अगर आप कल ये कहें कि सर मुझे लिंक नहीं मिला, है ना, ऐसी भी हरकतें कर देते हैं काफी लोग, है ना, तो मैं एक काम कर देता हूं, आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर दे रहा हूं, लिंक शेयर कर दे रहा हूं, ग्रुप में शेयर कर देना। एक बार टीम से मेरा निवेदन है, जो भी मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं, उठाइए इस लिंक जी सर। को और ग्रुप में शेयर कर दीजिए, फटाफट ग्रुप में शेयर कर दीजिए। सर लिंक तो ये वाला। चैट बॉक्स में दे दिया मैंने, लिंक में दे दिया सर, मैंने दे दिया, ग्रुप में दे दिया लिंक। टैग कर दीजिए एक बार, उसी लिंक पे क्लिक करके टैग कर दीजिए। यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और फिल करके कल होमवर्क के रूप में कंप्लीट करना है। सर लिंक को शेयर कैसे करेंगे सर, ग्रुप में? मत कीजिए सर, आप मत कीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ। सर, कर दिया है मैंने, ये सभी का होमवर्क है आज का, ध्यान रखिएगा। मैंने वहां पर टैग भी कर दिया है, दैट्स ए होमवर्क। चलिए जी, डाउनलोड एप्लीकेशन एंड राइट योर प्रपोजल। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और प्रपोजल को जो है राइट डाउन कीजिए। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? जी सर, जी। चलिए जी, कल आप लोग अपना होमवर्क करके लेके आएंगे, उसमें जो भी कमी होगी वो हम विद इन 15 मिनट्स डिस्कस करेंगे। कल हम मीटिंग को 15 मिनट पहले स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम उसको डिस्कस कर लेंगे, और कल हम एक नए प्रपोजल की राइटिंग सीखेंगे। क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कल मीटिंग 15 मिनट पहले स्टार्ट होगी। अपना होमवर्क 5 बजे तक रेडी कर लीजिएगा। ये मत कहना कि सर आज मीटिंग जल्दी स्टार्ट हो गई, मैं तो 6 बजे शेयर करता। कल शाम को 5 बजे तक आप लोगों का होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, और 5 बजे के बाद बिना कहे ग्रुप में अपना होमवर्क डाल दीजिएगा। मेरे लिंक आने का वेट मत कीजिएगा। 5 बजने के बाद 1 बाय 1 आपका होमवर्क आपके ग्रुप में डाल दीजिएगा। कल हम 15 मिनट पहले क्लास शुरू करेंगे, 15 मिनट में हम डिस्कस कर लेंगे आपके ओवरऑल राइटिंग पर कि आपने क्या लिखा, और आगे हम बात करेंगे नई प्रपोजल राइटिंग के बारे में, नए फीचर के बारे में, कुछ नया सीखेंगे। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर लिंक को ग्रुप में डाले हैं क्या? जी सर लिंक को ग्रुप में डाल दिए हैं क्या? सर ग्रुप में डाल दिया लिंक, जी सर। आप डालना चाहें आप भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हेलो जी बोलिए सर। सर मैं क्या बोल रहा था सर, अभी मुझे मतलब 8 बजे यहाँ से जाना सर, अलग मतलब मेरा कल जेई मेंस का पेपर है, फर्स्ट अटेम्प्ट में 12 बजे तक होगा। अगर मैं आ जाता हूँ सर पहले तो मैं कोशिश करता हूँ करने का सर, अभी मुझे 8 बजे यहाँ से निकल जाना है सर।
कोशिश से मतलब नहीं है सर, होमवर्क होना चाहिए, बहाना नहीं चलेगा। नहीं सर, बहाना नहीं, जेई मेंस का पेपर है सर ना। सर जेई मेंस का पेपर है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप पेपर में वो जी, लिख के आएंगे जो आपने आज तक पढ़ लिया है, जी ठीक है जी। सफर में बैठ के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, जी मुझे सर, कोई समस्या नहीं है। जी जी मोबाइल से लॉगिन कीजिए, मोबाइल से आप सर्च कीजिए एनएस फाउंडेशन, मोबाइल में जी। फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिए, व्हाट्सएप पे लिखना स्टार्ट कर लीजिए। ओके कल सर। सिर्फ कॉपी पेस्ट करना रहेगा आपको। जी सर। तो सर, हेलो जी सर, कल का ये वो पीडीएफ भेजना सर, जी स्ट्रीट चिल्ड्रन का है ना, वो पीडीएफ थोड़ा भेज सकते। मैम आपकी वॉइस प्रॉपरली नहीं आ रही है। मैं इधर थोड़ा नेटवर्क इश्यू है सर। हेलो। जी मैम, हाँ सर, कल का स्ट्रीट चिल्ड्रंस है ना, वो पीडीएफ चाहिए सर। मैम पीडीएफ नहीं मिलेगा, इसमें कोई पीडीएफ नहीं मिलता है। ओके सभी को अपना अपना लिखना होता है। आपको स्क्रीनशॉट दिलवा दिए गए थे ऑलरेडी परसों। ओके सर। नहीं सर, आप स्ट्रीट चिल्ड्रन का वो बोल दिया ना, वो सर। मैम स्ट्रीट चिल्ड्रन का जो मैंने आपको प्रपोजल आज दिखाया उसकी कह रहे होंगे ना, पीडीएफ की? यस सर। नहीं मैम, पीडीएफ नहीं मिलता। ये हमने राइटिंग करना जब सिखाया था उस समय आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा गया था। मैटर सारा वही है। ठीक है सर, जी थैंक यू। ओके जी। और किसी साथी का कोई प्रश्न? जी सर, एक 8 बजे क्लास लगती है शाम को। क्या दादा? शाम को भी क्लास लगती है सर? नहीं नहीं सर, वो आपकी नहीं रहती है, वो किसी और की है। ओके ओके ओके, ठीक। जी देखिए मेरी क्लासेस थ्रू आउट द डे चलती रहती हैं। मैं सुबह 10 बजे एक क्लास देता हूँ, उसके बाद द एनजीओ गुरु द टॉक शो विद एसके का भी एक चैप्टर होता है 3 बजे के आसपास। शाम को फिर ये आपकी क्लास रहती है, और फिर 8 बजे के बाद मेरा अपना एक इवेंट चलता है, उसकी मैं ऑनलाइन मीटिंग में रहता हूँ। तो मेरे पास काम बहुत सारे हैं। आप जिस पर्टिकुलर काम के लिए जुड़े हुए हैं आप उसके लिए उस पर ध्यान दीजिए पूरा, ठीक है। और बिल्कुल जो भी फीचर्स छूट गए हैं या मान लीजिए एक्स्ट्रा कोई मेरी क्लासेस चल रही हैं वो सब आएंगे आपके पास, फीचर्स सब मिलेंगे आपको। बस ध्यान रखना है कि कब कौन सी क्लास शुरू हो रही है, उसके लिए समय से रजिस्ट्रेशन, और कुछ भी नहीं करना होता है। चलिए उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं कल फिर शाम को 6 बजे सेम सेशन में। और कल हम एक नए प्रपोजल राइटिंग के बारे में सीखने जा रहे हैं। कल आप कॉपी और पेन के साथ ही मौजूद रहिएगा। कल कॉपी और पेन के साथ आप सभी लोगों को मौजूद रहना है। होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। जिसका होमवर्क नहीं मिलेगा उसे मीटिंग से ही बाहर कर दूंगा मैं फिर कल। चलिए जी, कल मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ओके सर, गुड नाइट।